भविष्यवाणी का पुराण जिसके अंदर आने वाले समय की बहुत सारी प्रेडिक्शंस रिटर्न है। तो हमारी प्रतिभा पाटिल एक प्रेसिडेंट बनी थी, राजस्थान की गवर्नर थी। तब कारोई में एक पंडित नाथूलाल हुआ करते थे, उनके पास गई थी और उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें बहुत बड़ा पद प्राप्त होगा, कि ऑलरेडी गवर्नर हूँ, इससे बड़ा क्या पद मिलेगा मुझे। लेकिन उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनी। भारत देश तो इतना पुराना है, सभ्यता इतनी पुरानी है, आपने कौन सी जगह से उनकी कुंडली बनाई? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्या एक गरीब आदमी अगर उसकी कुंडली में अमीर बनना नहीं लिखा तो क्या वो राजा या अमीर बन सकता है? हाँ, एस्ट्रोलॉजी इतनी पावरफुल है तो फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां एस्ट्रोलॉजर्स को हायर क्यों नहीं कर लेती अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? एक एटलस करके एक कोई स्पेसशिप है जो कि नासा ने ये बताया है कि वो अर्थ की तरफ आ रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक फिजिसिस्ट हैं, हाँ, एवीआई लोब। अनिल जी, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट में। कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सदा की तरह गुरुदेव श्री के राव को फिर नमन करता हूँ मैं आज फिर। थैंक यू सर, आप वापस आए। लास्ट में जो एपिसोड हमने किया वो लोगों को बहुत पसंद आया। बहुत लोगों ने सवाल पूछे जब हमने वो लास्ट एपिसोड किया। एस्ट्रोलॉजी के कई सारे आपने मिथ्स तोड़े, कई सारी चीज़ें आपने उसमें मुझे बताई और व्यूअर्स को बताई। कुछ लोगों ने ना कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन प्रश्नों का जवाब आप खुद ही दें तो अच्छा रहेगा। जरूर। जैसे एक सज्जन ने हमसे पूछा कि भविष्यवाणी का पुराण एक पुस्तक है जिसके अंदर आने वाले समय की बहुत सारी प्रेडिक्शंस रिटर्न है। मुझे नहीं मालूम आपने उसके बारे में कितना पढ़ा है या सुना है, पर अगर आपने थोड़ा बहुत भी सुना है तो आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज है भविष्य मालिका के बारे में? देखिए, भविष्य मालिका के बारे में अभी मैंने तो 2-3 साल पहले से सुनना शुरू हुआ है, उससे पहले मुझे नहीं मालूम था। और जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी पसंद करूंगा। अच्छा, आगे आने वाली भविष्यवाणी की अगर आप बात करते हैं तो ऐसे ही कुछ वो होते हैं, ये नाड़ी वगैरह वाले होते हैं या भृगु शास्त्री होते हैं। वो ज्योतिष होता है जिसमें आने वाले सालों की लोगों की काफी प्रेडिक्शंस वगैरह लिखी होती हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो हमारी प्रतिभा पाटिल एक वो बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी। तो जब वो राजस्थान की गवर्नर थी तब कारोई में एक पंडित नाथूलाल हुआ करते थे, उनके पास गई थी और उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें बहुत बड़ा पद प्राप्त होगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नर हूँ, इससे बड़ा क्या पद मिलेगा मुझे अब। लेकिन उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनी, तो उसके बाद वो धन्यवाद करने के लिए उनका गई थी पंडित नाथूलाल जी का, उनको कुछ गिफ्ट वगैरह भी किया। तो ऐसी भृगु ज्योतिष वगैरह होता है। तो भृगु नंदी ज्योतिष बोलते हैं? भृगु नंदी नहीं है, उसका नाम भृगु ज्योतिष है। वो क्या नंदी जोड़ दिया पता नहीं उसका। अच्छा, वो नंदी नहीं है, भृगु ज्योतिष है वो। एक बड़े फेमस शास्त्री जी हैं, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, उन्होंने पूरी भविष्यवाणी का पुराण करके एक पुस्तक लिखी हुई है। उनके कहे अनुसार बहुत सारे ज्योतिषियों ने और भगवान के वो पत्र मिलते रहते हैं और उसमें भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं और वो उस पुस्तक में ऐड होती रहती हैं। तो प्लेन क्रैश, अर्थक्वेक, सुनामी सब उसमें मेंशन किया हुआ है। सिर्फ मतलब ये ही मेंशन किया हुआ है कि कब क्या होगा। हो सकता है हो, पर हमने सुना नहीं। पर यही सब चीजें हम अपने ग्रहों की स्थिति से, ग्रहों के ट्रांजिट से, दशाओं से सब देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना शायद हम लोगों के लिए तो मुश्किल होता होगा। उसके अलावा सर किसी ने, आई थिंक अफ्रीका में है कोई सज्जन, उन्होंने एक सवाल पूछा कि अगर मैं सनातनी नहीं हूं तो भी क्या मैं ब्राह्मणों को भोज करा के अपने दोषों को ठीक कर सकता हूँ? जो बिल्कुल कर सकते हैं। सनातनी है या नहीं है, वो को भगवान ने तो नहीं ऐसा नहीं भेजा ना कि तुम सनातनी हो, तुम सनातनी नहीं हो। तो मतलब वो उसको फॉलो करे तो बिल्कुल फॉलो करे, उसे ब्राह्मण भोज कर देगा, उसे उन्हें फल मिलेगा। अगर मान लो कोई पितृ दोष वगैरह है या कोई और दोष है तो ब्राह्मणों को भोज वगैरह कराने से उन्हें उसका फल मिलेगा। पर सर जैसे बाहर की कंट्रीज में ऑब्वियसली ब्राह्मण मिलना मुश्किल हो जाता है, गौ माता मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ आप बोलना चाहते हो कि अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको? तो फिर वो वैदिक मंत्र वगैरह करें। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि नारायण भक्ति सूत्र में आता है, जिस घर में नित्य भजन कीर्तन होता है, पूजा पाठ होती है, पितरगण प्रमुदित होते हैं, देवता नाच उठते हैं और उस घर में कोई दोष नहीं रहता। हाँ, ये तो आपने पिछली बार बताया। तो मतलब वो क्या नाम है,
इनका जाप करें, पाठ करें, वो अपने आप सारी खुशियाँ उनकी लाइफ में आ जाएगी। अभी हम सर जैसे बात ही कर रहे हैं पिछले एपिसोड के बारे में, तो किसी ने ये भी बोला है जैसे इंडिया का चार्ट कैसे बनाया आपने। आपने इंडिया की भविष्यवाणी करी कि ये हुआ, पर लोगों का कहना है कि भारत देश तो इतना पुराना है, सभ्यता इतनी पुरानी है, आपने कौन सी जगह से उसकी कुंडली बनाई है? देखिए, भारत देश हमारा गुलाम था। अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पंडित हरदेव त्रिवेदी जी को बुलवाकर इसका मुहूर्त निकलवाया था। तो 15 अगस्त 1947 रात को ठीक 12 बजे की ये घोषणा की गई थी कि भारत देश हमारा आजाद होता है। उस समय टॉरस लगन राइज हो रहा था। अच्छा। तो उस समय को मानकर हमने भारतवर्ष की कुंडली बनाई और गुरुदेव श्री के.एन. राव जी ने इस पर बहुत काम किया है और आज तक उनकी कभी कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है इस बारे में। अच्छा, तो आपने उस वक्त से लेकर तब से ही हमारे को लेके हमारी ये कुंडली मानी जाती है भारतवर्ष की। तो मतलब जितने भी बड़े बड़े ज्योतिष हैं सब उसी वक्त को ही काउंट करते हैं? उसको मानते हैं। सभी उसको देश में विदेश के भी ज्योतिषी जो हैं वो भारत की कुंडली को उसी समय से मानते हैं। उसी समय से। तो दर्शकों, आपको काफी सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब एक आखिरी सवाल है सर, किसी ने ये पूछा है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो एग्जैक्ट करने का कोई प्रोसेस है या जस्ट आदमी हनुमान चालीसा की तरह उसको याद करके पढ़ना शुरू कर दे? देखिए, जब भी आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो वही इसके वो होते हैं, नहा धो के किसी साफ कपड़े पे अपना जला के बैठें और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू कर दें उसे। अच्छा। अगर नहीं, आप पढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है, संस्कृत में होती है, तो YouTube चैनल पर गुरुदेव राव सर की आवाज़ में YouTube चैनल पर ये अवेलेबल है। अच्छा। उसमें सर्च करें, उसे सुनते सुनते उसमें टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखा भी आ रहा होता है, उसे सुनते सुनते पढ़ना शुरू करें। 10 दिन, 15 दिन, महीने, 1-1.5-2 महीने याद हो जाएगा। अच्छा, तो उसका कोई मतलब कोई ऐसा कोई नियम नहीं है? अक्सर ये मेरे उसमें भी कुछ लोग ऐसे कमेंट डाल देते हैं, कुछ ऑर्थोडॉक्स वगैरह होते हैं कि नहीं ये तो कीलक है, ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें हो गए 25-30 साल, लोगों को लाखों लोग करते आ रहे हैं, कभी जो कर रहे हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमें तो इसका कुछ वो नहीं है। वो सब कहते हैं इसका बिल्कुल फल मिलता है विष्णु सहस्त्र नाम का। अच्छा सर, किसी ने एक चीज पूछी थी कि आपने लास्ट एपिसोड में ये भी बोला था कि शाम को 7 बजे गुरुजी पाठ कराते हैं, ऑनलाइन पाठ कराते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं हम उसे कैसे ज्वाइन करें, तो उसका भी आंसर आप दे ही दो। देखो, मैं हो सका लिंक ज्वाइन करते लिंक भेज दूंगा उसका, क्योंकि अभी भी 100 से 150 के लोग उसमें ज्वाइन करते हैं। अच्छा। और व्हाट्सअप गूगल मीट पे होता है, वो तो उसकी एक लिमिट होती है, इतने लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। तो इसका प्रबंध कर देंगे, अगर ज़्यादा वाला हो सका अरेंज से तो करके मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसका। ठीक 7 बजे रोज होता है ये। 29 मार्च को जब शनि ने मीन राशि में गोचर किया था, तब उन्होंने कहा था कि आने वाला साल कुछ थोड़ा ठीक नहीं है, तो ये विश्व की शांति के लिए हम लोग सब लोग करते हैं। तो दर्शकों, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, जितने भी सवाल थे आपके सर ने जवाब दे दिया है। तो सर अब हम अपने एपिसोड की तरफ कूच करते हैं कि जो हमने डिस्कस किया था कि हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में सर कई सारे लेयर्स होती हैं कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, उसकी गणना निकाली जाती है। मेरा सवाल ये है कि क्या एक गरीब आदमी अगर उसकी कुंडली में अमीर बनना नहीं लिखा तो क्या वो राजा या अमीर बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम हैं तो सब ग्रहों के वशीभूत। अच्छा। ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों की दशाएं देखते हुए वो कैसे राजा बन जाएगा? हाँ, अपनी फ्री विल से कुछ क्रियमान कर्म इस जन्म में करके कुछ आने वाले समय को कुछ बेहतर कर सकता है, पर रंग से राजा नहीं बन पाएगा। कुछ बेहतर यही कर सकता है कि जो पूर्व जन्म के कर्म भोग रहा है जन्म में, उसे दरिद्रता मिली है, लेकिन इस जन्म में जो अच्छे कर्म करेगा उनका भी कुछ फल उसके संचित कर्मों में जुड़ जाएगा। तो मतलब वो जितना मर्जी हाथ पैर मार ले, जो वो नहीं बन सकता, रंग नहीं, राजा नहीं बन सकता, लेकिन मैंने कहा कि कुछ उनमें वो कर सकता है, थोड़ा सा उसमें जोड़ सकता है अपना क्रियमान कर्मों को अच्छे कर्मों को करके। तो सर जैसे आपके पास कोई कुंडली लेके आता है और उसकी कुंडली में मेंशन्ड है कि वो बिजनेस नहीं करना, मतलब वो नहीं बिजनेसमैन बनेगा, तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो कि तू बिजनेस मत कर? बिल्कुल बोलते हैं सर, बिल्कुल बोला जाता है। उसका तो मनोबल नहीं टूट जाता? नहीं, बिल्कुल होता है।
आजकल बच्चों को एक भूत चढ़ा, आईएएस बनने का भूत चढ़ा हुआ है। तो आईएएस बनना है, अच्छी टॉप पोस्ट में, तो उसके लिए सन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। मरकरी का, जुपिटर का रोल इसमें आता है। एक बच्चा है, मैं उसकी कुंडली नहीं ला पाया आज अभी, उसका सूर्य नीच का है, गुरु नीच का है। उसकी माताजी ने कहा कि ये आईपीएस की इसकी तैयारी, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता है। तो मैंने कहा क्यों समय खराब कर रहे हो इसके लिए, सूर्य नीच का है इसका। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जब तक सूर्य बलि नहीं होगा कैसे कर पाएगा वो। कहेंगे सर आपने तो उसका मनोबल तोड़ दिया। मैंने कहा मैंने गाइड किया है आपको, मानना ना मानना आपकी इच्छा। हाँ, ये दिखाई देता है ये बच्चा अपना काम करेगा, वो करे तो इसे सक्सेस मिलेगी। तो सर एक चीज और बताइए, क्या एस्ट्रोलॉजी में स्टॉक मार्केट रिलेटेड गणनाएं भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। अक्सर कुछ ज्योतिषी हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड गणनाएं वगैरह सुना हमने करते हैं। अच्छा। इसके लिए बुध की स्थिति देखी जाती है, मरकरी देखा जाता है। अच्छा। हमारी भारतवर्ष की कुंडली में दूसरे घर को से संबंध आता है इसका। तो मतलब अगर स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे जा रही है तो उसकी प्रिडिक्शन भी आप कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल होती हैं इसकी गणनाएं वगैरह। अच्छा, आपने अभी तक ऐसे किसी सज्जन के साथ मुलाकात करी जिसने बिफोर इन्वेस्टिंग आपसे पूछा हो कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं? नहीं, देखिए स्टॉक मार्केट में कौन सक्सेसफुल होगा, कौन नहीं होगा, ट्रेडिंग वगैरह जो होती है, इसके लिए हमारी कुंडली के पंचम भाव, अच्छा, एकादश भाव, अष्टम भाव का अगर संबंध है तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह में पैसा कमाते हैं। तो मतलब जिनकी कुंडली में ये चीजें हैं वो करें तो वो ज्यादा पैसा कमाएंगे, अदरवाइज ना करेंगे तो उनको कोई इतना खास बहुत ज्यादा खास नहीं होता। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग एक जो धन योग होता है वो 5th हाउस और 11th हाउस से संबंध करते हैं ग्रह आपस में। 5th लॉर्ड 11th, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग धन भाव होता है। अष्टम ट्रेडिंग के लिए जुड़ जाता है। पर सर जैसे आपने अभी बोला कि एक एस्ट्रोलॉजर कुंडली में देख के ये बता देता है कि तुम बिजनेस मत करो, तो ये गलत नहीं है? फिर फ्री विल का क्या मतलब हुआ? फिर देखिए ऐसा होता है, अगर बिजनेस करना है किसी ने तो कहीं ना कहीं हमारे दूसरे भाव का, तीसरे भाव का, सप्तम भाव का, दशम भाव का संबंध आना चाहिए। ओके। वही बिजनेस कर पाएगा आदमी। अब धीरे धीरे क्योंकि थोड़ा सा बिजनेस में, प्रोफेशन में, कैरियर में एक बदलाव आता जा रहा है, तो अगर उसकी कुंडली में बिजनेस ना करने का योग है तो सक्सेसफुल हो नहीं सकेगा। अगर ये घरों से संबंधित नहीं है ग्रह, इन घरों से संबंधित, तो कैसे बिजनेस कर पाएगा? अगर कुंडली में नौकरी का योग है तो नौकरी ही करेगा। सर अगर एस्ट्रोलॉजी इतनी पावरफुल है कि आपके कहे अनुसार सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां एस्ट्रोलॉजर्स को हायर क्यों नहीं कर लेती अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? आप उन्हें सजेस्ट करेंगे, हायर कराना चाहेंगे तो एस्ट्रोलॉजर अच्छे जो चीजें हैं वो ज्वाइन करेंगे उनकी कंपनियों को। प्लस वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव डेस्टिनी इंक्लूड होती है उसके अंदर। करेक्ट। कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं है। हाँ, ये बताना आसान तो है नहीं, क्योंकि लेकिन जैसे भारतवर्ष में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री की कुंडली को देखकर भी कुछ चीजों को करते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा उसकी कुंडली से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है आगे आने वाले समय में। उसके लिए हमें ये कंपनी कब बनी थी उस समय की भी कुंडली वगैरह चाहिए होगी। कुंडली कंपनी की चाहिए, फाउंडेशन के लिए, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो कितने भी हो सकते हैं। नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्शन तो बदलते रहेंगे। जैसे हम मंडेन ज्योतिष कहलाता है विश्व के बारे में या देश के बारे में कुंडली करना, तो देश की कुंडली देखी जाती है और उसका जो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर जो भी उसकी कुंडली, ऐसे ही फाउंडेशन कुंडली ऑफ कंपनी देखी जाएगी और उस समय डायरेक्टर कौन है उसकी कुंडली। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि हम लोग सजेस्ट करें कि बिल्कुल हायर कराना चाहिए, और आपके कहने अनुसार अगर हायर किया तो उनको फायदा ही हो। लेकिन उसके लिए ये कंडीशन ये है कि फाउंडेशन ऑफ कंपनी की समय वगैरह वो एकदम करेक्ट वो होना चाहिए। मेरी कुंडली में कंपनी खोलना लिखा है, और अगर ये लिखा है कि मेरे को कोई पार्टनर ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो भी मेंशन्ड होता है उसके अंदर कि आपकी कंपनी में आगे चल के कोई पार्टनर बनेगा? बिल्कुल होता है। इसमें कुछ योग होते हैं, जैसे दशम भाव आपका जो होता है वो करियर का होता है, 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है। अच्छा। वो लाइफ पार्टनर भी होता है, बिजनेस पार्टनर भी होता है। जैसे मेरे पास एक कुंडली है, एक कन्या लगन की कुंडली है, इसमें 10th हाउस का लॉर्ड मरकरी भी यहीं बैठा है
और साथ ही साथ इसके 7th लॉर्ड जुपिटर बैठा है। अच्छा। इसे 4थे घर से शनि देखता है, 7वें घर में मंगल बैठ के 10वें घर को देखता है। तो जुपिटर शनि मंगल बहुत अच्छा रियल स्टेट का काम करते हैं, पार्टनरशिप में सक्सेसफुल पार्टनरशिप है इनकी। तो वो इसी पर्पज से आए थे कि मैं पार्टनर ऐड कर रहा हूँ कंपनी में। नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि क्या पार्टनरशिप में काम करते हैं, आपका सक्सेसफुल रहेगा। ओके। तो उन्हें डाउट था मैं आगे कंटिन्यू करूं ना करूं, क्योंकि लगभग वो 65 साल के हो गए हैं, तो चाहते थे बच्चे हैंड ओवर करना चाहते हैं, तो क्या पार्टनरशिप में कंटिन्यू करें ना करें। अच्छा, तो इसमें ये भी दिखा रहा होता है कि इनकी पार्टनरशिप चलेगी या नहीं चलेगी? हाँ बिल्कुल, कहीं किस तरह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं है इस पर। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर ये इसमें मेंशन होता है तो हमें तो कुंडली एक बार तो दिखा लेनी चाहिए बिफोर फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप। हाँ सर, एक चीज़ फिर अब और बताइए कि जैसे हमने अभी शेयर मार्केट के बारे में बात करी, जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, उनको अपनी कुंडली देख के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या डेटा एनालिसिस से ही काम चल जाता है? देखो, जैसे आदमी एक बीमार पड़ता है, उसके बाद मान लो ज्योतिषी वगैरह के पास गया, ज्योतिषी सलाह देता है भाई इतना समय है तुम्हें, अभी थोड़ा सा तुम्हें 1-1.5 महीने का तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। इसका मतलब ये तो है नहीं वो डॉक्टर पे नहीं जाएगा दवाई लेने। हाँ, ये बात भी है। तो दवाई जैसे साथ साथ लेगा, ऐसे जो उसकी अपनी एजुकेशन है, जो डाटा एनालिस्ट वगैरह वो करता है, जो भी करता है, उसे भी साथ साथ करना होगा। ये तो एक गाइड है, मतलब सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम की तरह आप इस्तेमाल करें इनसे। और सर एक चीज़ और बताइए कि अगर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल लोन लेती हैं, बड़ी क्या छोटी, हर सारी कंपनियां लोन लेते हैं, तो हमारी कुंडली में क्या लोन से रिलेटेड चीज़ें भी मेंशन होती हैं? देखो, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो मैंने आपको फिर कहा कि कंपनी का हमें फाउंडेशन चार्ट वगैरह चाहिए होता है। पर्सनल कोई लोन ले रहा है, हाँ वो जरूर कुंडली में दिखाई दी जाता है। तो लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी कुंडली? लोन लेके रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता लगता है कुंडली से। अच्छा, पता चलता है? बिल्कुल। 6th हाउस जो होता है कुंडली का, ओके, वो हमें डेब्ट्स के बारे में बताता है, लोन्स के बारे में बताता है, कोर्ट केसेस के बारे में, डिसीजेस के बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि लोन रीपे हो पाएगा आने वाली दिशाओं के हिसाब से या नहीं हो पाएगा। अच्छा, लोन तो सर एक्चुअली आजकल हर आदमी को लेना ही पड़ जाता है, पूरी चीज प्रॉपर्टी या कोई भी डायरेक्टली खरीद लो तो इनकम टैक्स। लेकिन सभी रीपे भी नहीं कर पाते हैं, ये भी हाँ, ये बात है। तो सर देश के हमारे सबसे क्या बोलूँ प्रतिभाशाली दिग्गज जो बिजनेसमैन है, टाइकून जो है मुकेश अंबानी जी, उन इतने सॉलिड बिजनेसमैन है वो, पर उन्हीं के भाई अनिल अंबानी, उनका इतना बुरा हाल है बिजनेस में, तो उनकी कुंडली भी कुछ विश्लेषण किया था आपने? देखो ऐसा है, मुकेश अंबानी जी की तुला लगन की कुंडली है। अच्छा। और 4 ग्रह उनके 7वें घर में बैठे हैं। अच्छा। 12वें घर से संबंध है इन ग्रहों का। तो आप ये देखिए, राजू वगैरह बना के बैठे हैं। 7वां जो होता है वो बहुत ज्यादा एम्बिशंस का भी होता है, नेम फेम का भी होता है। 12th हाउस इन्वॉल्व हो जाए तो फौरन से संबंध भी आता है इन्हें। इनके बचपन में इन्हें जो दशा मिली थी, शुक्र की दशा मिली थी मुकेश अंबानी को। केतु की दशा मिली थी 2 साल के लिए। उसके बाद इन्हें 20 साल की शुक्र की दशा मिली, लग्न लॉर्ड की दशा है वो। और पराशर जी ने कहा लग्न लॉर्ड की दशा हमेशा शुभ होती है। उसके बाद सूर्य की दशा मिली। अच्छा। सूर्य इनका 11th लॉर्ड है, लाभ स्थान का, वो उचका बैठा है। इन्हें दशाओं का सीक्वेंस ऐसा मिलता चला गया मुकेश अंबानी जी को कि धीरे धीरे राइज करते ही चले गए ये। हाँ। तो कहीं इन्होंने मुड़ के देखा नहीं। छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, सब कुछ है। और सूर्य इनका उच्च का है, जैसे पहले मैंने बात करी थी आपको, वो राजसिक सेवाएं कहलाती हैं, IAS वगैरह जो होती, उसके लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इनका सूर्य उच्च का बैठा है। अच्छा। तो इन्हें सरकार से हमेशा कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प मिलती रही, सपोर्ट मिलती रही इन्हें। वो तो है ही। इस वजह से इनका मुकेश अंबानी जी का कैरियर चढ़ता रहा। तो कहने का मतलब इनकी कुंडली में राजयोग है? हाँ बिल्कुल है। और अनिल अंबानी जी, अनिल अंबानी जी की अगर हम बात करते हैं तो उनकी कर्क लगन की कुंडली है। और अभी जो परेशानी आई इन्हें, इनकी शनि में केतु की दशा शुरू हुई 2 मार्च को। अच्छा। जब दशा शुरू हुई उसके कुछ समय बाद इनकी 7.5 भी शुरू हुई। शनि में केतु की दशा थी। केतु इनके दूसरे भाव में अभी ट्रांजिट कर रहा है, जो कि इनके पहले
बैठा है कुंडली में, 9वें घर में बैठा है मीन राशि में, और जब हम दशमांश कुंडली को देखते हैं वहां 7वें घर में शनि नीच का बैठा है जिसकी महादशा है, केतु अष्टम में बैठा है। अष्टम स्थान जो होता है वो टैक्सेशन से रिलेटेड रेट्स का भी होता है। हाँ, अभी मैंने कल परसों न्यूज में देखा था, कुछ रेट भी पड़ रही है। हाँ, तो इसी दशाओं में इन्हें ये बहुत ही फेस करना पड़ रहा है। इसके बाद इनकी अगले साल अप्रैल में केतु शनि में शुक्र की दशा आएगी। अच्छा। गुरुदेव राव सर ने कई साल इस पे रिसर्च की, शनि शुक्र, और शुक्र की जब शनि की जब दशाएं आती हैं तो इट्स अ पीरियड ऑफ ग्रेट ह्यूमिलेशन, बहुत ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है। तो इनका आने वाला साल जो है फरवरी के ये अप्रैल का बाद का भी ठीक नहीं है, लगभग 3 साल का। इन्हें बहुत ही शर्मिंदगी वगैरह अपनी उसमें उठानी पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, ये अपनी कुंडली से फिर लड़ाई नहीं कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ग्रहों से कौन लड़ेगा? ग्रहों से कौन लड़ेगा? जो लिख के आया हुआ है उससे आप क्या ही लड़े। बिल्कुल। शुक्र भी इनका अगर हम देखते हैं लगन में नीच के मंगल के साथ बैठा है। अच्छा। शनि इनका 6ठे घर में बैठा है, तो शनि शुक्र में तो इट विल बी अ ग्रेट पीरियड ऑफ ह्यूमिलेशन फॉर हिम। तो भी मतलब आने वाले 3 समय में भी इन्हें कुछ रिलीफ मिलता नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, कोई रिलीफ मिलता है? अभी कोई रिलीफ नहीं इन्हें आगे आने वाले 2-3 सालों में। और ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि इनका भाई इनकी कुछ मदद करेगा या नहीं करेगा इस चीज को, या इंटरनली में भी मदद करके? बड़े भाई को हम देखते हैं 11वें घर से देखते हैं, तो 11th लॉर्ड इनका शुक्र लगन में बैठा है। ये तो अपने भाई की, इनका बड़ा भाई इनकी मदद अवश्य करेगा। दृश कोण में अगर हम देखते हैं वहां पे शनि है 11th लॉर्ड, और शनि फिर 11th हाउस को देखता है, चाहे नीच का है, लेकिन वो देखता है कि हाथ तो लगा ही देंगे बचाने के लिए। पर एक चीज़ आप और बताइए, जैसे हम अभी बिजनेस रिलेटेड स्पेशली ये कर ही रहे हैं, अगर किसी को कोई जॉब स्टार्ट करनी है और किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उन दोनों में जो ग्रहों की स्थिति होती है वो सेम ही होती है क्या? नहीं, अलग होती है। मैंने जिस पहले बताया। अच्छा। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, हाँ, तो बिजनेस अपना है, तो ये 3rd हाउस हम देखते हैं सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। अपना कुछ उसने प्रतिभा है, उसमें कुछ करना चाहता है। 10th भाव से उसका संबंध होना बहुत जरूरी है। 2nd हाउस 7th हाउस का संबंध होना जरूरी है। लेकिन जब कोई नौकरी करता है तो 6ठे भाव का भी उसमें रोल आता है। 6th हाउस इज हाउस ऑफ सर्विस। तो मतलब इन दोनों की जो दशाएं हैं वो बिल्कुल ही अलग होती हैं। दशाएं नहीं, ग्रहों की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। तो अगर किसी को जॉब ज्वाइन करनी है तो उसकी ग्रह की स्थिति बिल्कुल अलग होगी, और किसी को अपना बिजनेस शुरू करना तो उसके ग्रह की स्थिति अलग होती है। अचानक एकदम से बड़े इतने बन जाते हैं, सडनली राइज कर। इसमें दशा का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि बचपन में दशाएं कौन सी मिली। धन योग हैं, राजयोग हैं, लेकिन उनका एक दशा सीक्वेंस जो है, दशा पैटर्न जो है, वो भी ठीक टाइम पे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये धन योग राजयोग रखे रह जाते हैं। अच्छा सर, जैसे अभी हमने बात करी कि अगर कोई राजयोग लिखवा के आया है, नहीं हमने शुरू में बात करी थी, सॉरी, कि अगर कोई रंक है वो राजा नहीं बन सकता क्योंकि उसकी कुंडली में, पर अगर कोई राजा है तो क्या वो रंक बन सकता है? अगर उसे राजा है, उसे 35-40 साल की उम्र हुई, अचानक किसी खराब ग्रह की दशा, पीड़ित ग्रह की या इल प्लेस प्लैनेट की दशा आ गई, तो राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। जो हम देख ही रहे हैं इनकी कंडीशन में, जैसे हम देख रहे हैं अनिल अंबानी की केतु की दशा, शनि में केतु की दशा आई, केतु 8th हाउस में संबंध बना रहा है दशमांश में 8th हाउस से, क्योंकि जब दोनों भाइयों की कंपनी अलग हुई थी, दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम वेल्थ गई थी। बिल्कुल थी। ये पिछले इतने सालों में कहाँ पहुंच गए? और वही मैंने बताया ना कि देखो उन्हें दशा सीक्वेंस अच्छी मिली। केतु की बचपन में 2 साल की, उसके बाद शुक्र की 20 साल की लग्ना लॉर्ड की दशा मिली। उसके बाद सूर्य की दशा उच्च का बैठा है, 11th हाउस का बैठा है, तो उन्हें दशा सीक्वेंस ऐसी मिलती चली गई जन्म में। सर, कर्मों का भी, जैसे आप हमेशा बोलते हो कि कर्मों का बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। 5th हाउस 5th लॉर्ड को एनालाइज करते हैं, पर ये आसान नहीं है। गुरुदेव राव सर बताते हैं कुछ सीक्रेट्स हैं जिससे पूर्व जन्म को आराम से आसानी से वो देख के बता सकते हैं। जैसे यदि 5th हाउस 5th लॉर्ड का या 6th लॉर्ड का 5th हाउस 6th हाउस से संबंध राहु केतु आ जाए, तो ये एक योग बनता है
जिसे हम कहते हैं ऋणानुबंधन। पूर्व जन्म के कुछ बंधन लेके आया है, ऋण लेके आया है चुकाने के लिए। ऋणानुबंधन, ऋणानुबंधन, ऋण लोन डेब्ट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने कहीं ना पढ़ा था, अभी हम बात अंबानी की कर रहे हैं, इन दोनों भाइयों का जो वे ऑफ थिंकिंग है, मुकेश अंबानी जो है वो काम को लेके इतना ज़्यादा कहते हैं कि सिंसियर है कि काम को घर पे भी ले आता है। और अनिल अंबानी जो दूसरे हैं, अनिल अंबानी जिनका आजकल टाइम खराब चल रहा है, वो काम को लेके इतने सिंसियर नहीं है। कर्मों का यहाँ पे भी फल दिखाई देता है। बिल्कुल कर्मों का दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें दशाएं ऐसी मिली कि वो अपने आप को बिजी रख पाए, उसमें बिजी रख पाए। सही बात है। लगन में अनिल अंबानी के लगन में मंगल शुक्र बैठा है। हाँ, जो एक तरह से कुछ कुंडलियां होती हैं जिनमें ये भोग विलास की तरफ बहुत ज्यादा दिखाता है कि अपने आप को इन्होंने एक दूसरी तरह की जिंदगी में ज्यादा एंजॉय किया। ये भी हो सकता है। इंटरनली क्या कर रहे हैं तो नहीं पता चलता ज्यादा, नहीं पता लगता, पर हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इनकी फैमिली का भी कोई ज्यादा जिक्र दिखाई नहीं देता, ये हमेशा मीडिया में। मुकेश अंबानी का जन्म वैसे भी यमन में हुआ है, एडेन एक जगह है वहाँ। अच्छा, उनका जन्म हुआ भी वहाँ है। अच्छा, वो वहाँ की पैदाइश। तो सर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो होता है, एज ए एस्ट्रोलॉजर आप उसकी कुंडली में सबसे पहले क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले देखते हैं राजयोग कितने हैं, अच्छा, धन योग कितने हैं, ओके। और फिर देखते हैं कि दशा जन्म के समय कैसे मिली, और आने वाली दशाएं उनकी जो हैं क्या वो राजयोग और धन योग से संबंधित हैं या नहीं है। क्योंकि कोई भी राजयोग या धन योग फलीभूत तभी होगा जब उनकी दशाएं आएंगी। अच्छा, तो उनकी दशाएं उन्हें ठीक समय पर, कैरियर के टाइम पे उन ग्रहों की दशाएं मिल जाती हैं तो सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। तो सर जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो बिजनेस में सक्सेसफुल है, एक कोई जॉब कर रहा है, वो अपनी जॉब में सक्सेसफुल है, राहु का उस पर क्या प्रभाव रहता है? देखिए, राहु एक अनऑर्थोडॉक्सी का प्लैनेट होता है और बहुत ज्यादा आदमी को एम्बिशियस बनाता है। ये कहा जाता है 11th हाउस का अगर राहु होता है तो आदमी को बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनाता है, वेल्थ वगैरह बहुत देता है, और अगर ये वर्गोत्तम हो जाए तो हद से ज्यादा देता है। अच्छा, लेकिन यही राहु अगर पीड़ित हो जाए तो वही बात आ गई कि आदमी को धरती में लगा देता है बिल्कुल। ये तो जैसे ये राहु एकदम से तो असर नहीं डालते हैं? जैसे ही राहु का सम पीरियड वगैरह आता है तो वो धीरे 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 शुरू होता होगा ना। तो उसमें कुछ इंडिकेशंस दिखती हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा होना शुरू हो जाएगा, आपका नुकसान होना शुरू। देखिए, राहु इज अ डीमन, राहु इज पॉइजन। तो ये आदमी को गलत काम भी राहु ही कराता है। तो इस राहु को शांत करने की कोई रेमेडी है? देखिए, एक तो होता है भैरवाष्टकम स्तोत्र का पाठ करे। भैरवाष्टकम स्तोत्र, अष्टकम, हाँ, का पाठ करे। दूसरा, गुरुदेव रासर हमेशा कहा करते हैं हमसे ये बात कि जब भी राहु की दशा आए, जितना हो सके वृंदावन की परिक्रमा करें। अच्छा, गिरिराज पर्वत की, वृंदावन की परिक्रमा, वृंदावन की नहीं, वृंदावन की परिक्रमा। अगर आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो बताते हैं आप लगभग 4,500 मंदिरों की परिक्रमा कर लेते हैं। वृंदावन की परिक्रमा से मतलब मंदिर की परिक्रमा नहीं, बट वहां पे परिक्रमा मार्ग बना हुआ है, शायद 9-10 किलोमीटर का वो है, और 1.5-2 घंटे में परिक्रमा कर लेते हैं अमूमन लोग। अच्छा, उससे करने से कुछ ये ठीक डिसीजन देने की वो राहु देता है। अच्छा, ये मेरे को आज तक किसी ने नहीं। जब भी राहु की दशा आती है तो कहते हैं जितना कर सको राहु वृंदावन की परिक्रमा करें आप राहु की दशा में। ठीक है, और ये बिजनेस और जॉब दोनों में अप्लाई हो जाता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि दशाएं तो चाहे वो बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है उसमें भैरवाष्टकम का स्तोत्र करें। अब जैसे हम ये एपिसोड स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड लोगों के लिए ही कर रहे हैं, तो उसमें आप कुछ ऐसी स्पेशल रेमेडीज बताना चाहोगे व्यूअर्स को कि जिससे उनके बिजनेस में ग्रोथ आए? देखो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो सबको ही करना चाहिए। ये रिद्धि सिद्धि देता है, भुक्ति मुक्ति देता है। साथ में वो साउथ में बहुत ही मशहूर है कि श्री सूक्तम का पाठ किया जाता है बिजनेस के लिए। श्री सूक्तम का पाठ किया जाता है। ठीक है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है। कनक धारा स्तोत्र को हमारे आदि शंकराचार्य, पहले आदि शंकराचार्य में उन्होंने इसका लिखा था ये। अच्छा, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करा जाता है। तो उससे मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें शांति और सफलता की, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक आपको डायरेक्शन मिल जाती है, लोग ठीक मिलने शुरू हो जाते हैं कुछ। अच्छा,
जिससे कि कहीं कुछ नुकसान वगैरह से कुछ बच जाते हैं। देखिए, आपको भोगना तो है ही, प्रारब्ध तो आपको भोगना ही है, पर उसकी थोड़ा पेन कम हो जाता है, आपको झेलने की शक्ति मिल जाती है, अगर आपके शब्दों में कहें। जैसे जैसे किसी का छोटा सा, मान लीजिए कहीं पैर कहीं छोटा कोई ऑपरेशन होना है, कुछ होना है, तो एनेस्थीसिया दे दिया गया, वो अपनी जगह है, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ ऐसे काम कर देता है। आपको बाहर निकले घर आपसे, जैसे बहुत तेज धूप है, आपने अम्ब्रेला ले लिया, अब ये नहीं है धूप नहीं है, लेकिन अगर आपको भोगना है तो हो सकता है आपका अम्ब्रेला खराब निकल आए या कुछ और परेशानी हो जाए, तो थोड़ा बहुत बचाव इनसे हो जाता है रेमेडीज से। सर 2025 जो है, ऑलमोस्ट हम अगस्त में बैठे हैं, अभी एपिसोड तो सितंबर में आएगा। जब से शुरू हुआ है, मंगल का साल है, ये साल है, और एक्चुअली में मैंने देखा कि बहुत बुरा वक्त हमने देखा है। अभी भी कितनी बाढ़ आ रखी है पूरी दुनिया में, स्पेशली इंडिया में, हिमाचल में तो बहुत ही बुरा हाल है। पर ओवर द टॉप ऑफ इट ना, आजकल एक खबर बहुत ज़्यादा छाई हुई है न्यूज़ में, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। वो है एक एटलस करके एक कोई स्पेसशिप है, जो कि नासा ने ये बताया है कि वो अर्थ की तरफ आ रहा है। तो मैंने जब ये पॉडकास्ट किया, मैंने सोचा कि एक बार आपसे पूछूं कि आपने इसके बारे में स्टडी करी नहीं करी, तो आप कर पाए इसके ऊपर? मैं देखा, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक फिजिसिस्ट हैं, हाँ, एवीआई लोब, हाँ जी, लोब नाम है उनका। हाँ, उन्होंने इसे नाम दिया है AI एटलस। ठीक है। और उन्होंने कहा ये अर्थ की तरफ आ रहा है। ठीक है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ये कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत स्टडी की इस पे, उन्होंने कहा ये हमारे सोलर सिस्टम से, इट्स अ फार अवे फ्रॉम द सोलर सिस्टम, तो ये अर्थ को कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, अर्थ पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और ना ही ये कोई अर्थ के लिए हमारी थ्रेट है ये, जो एलियंस पे एलियन शिप आ रहा है। लेकिन एक बाबा वेंगा हुए हैं, उनकी कई परीक्षण ठीक हुई हैं। उनकी परीक्षण में एक लिखा हुआ आता है ये कि 2025 में पीपल विल मीट विद सम एलियंस एटसेट्रा, अदर देन आवर प्लैनेट। ठीक है। तो उसका भी थोड़ा सपोर्ट लेके कहा जा रहा है। लेकिन हम एस्ट्रोनॉमर्स की बात मानते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो कहते हैं सोलर सिस्टम पे फार अवे है, अर्थ पे इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं, इट विल नॉट डू एनीथिंग विद द अर्थ। हाँ, क्योंकि इन्होंने तो डेट तक निकाल दी है, शायद दिसंबर या नवंबर। तो ये पास हो रहा है हमारे से, अर्थ के पास से पास, सोलर सिस्टम क्रॉस करके क्रॉस करके सोलर सिस्टम को क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा ये नवंबर में, शायद मिड ऑफ द नवंबर के आसपास की बात है जैसा। पर एज पर एस्ट्रोलॉजी हमें नहीं दिखाई देता इसका कोई इम्पैक्ट वगैरह होने वाला है। पर इंटरनेट भरा पड़ा है आजकल इस चीज। देखिए, लोगों को मसाला चाहिए, तो ये एक मसाला है, ये एक मसाला, और बहुत तगड़ा मसाला है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वही कि फिजिसिस्ट जो हैं, ये लोग कहते हैं ये आ रहा है, उनकी फाइंडिंग है, लेकिन ये अपने आप में, मैं देख रहा था तो ये कुछ कंट्रोवर्शियल उनके लिए वैसे भी बड़े मशहूर रहे हैं। एलन रॉब जो हैं, ये फिजिसिस्ट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, पहले भी इन्होंने 2017 में भी एक कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल इन्होंने एक वो बताई थी। तो एज ए फिजिसिस्ट ठीक है ये चीजें, बट अब सर सारे फिजिसिस्ट आजकल एक नील वो जो ब्लैक हैं, वो भी बहुत क्या नाम है, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। वो तो शुरू से ये सब बोलते हैं, एलियन एग्जिस्टेंस। हाँ, एलियंस ठीक है, बट हमारी एस्ट्रोलॉजी में कहीं ऐसा कुछ नहीं। वो एक्चुअली क्या हो जाता है ना सर, कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात मान के भगवान को पूज रहे हैं, और यहाँ ये पता चल जाता है कि एक अलग ही दुनिया चल रही है जहाँ पे एलियंस हैं, तो फिर वो हमारी एग्जिस्टेंस और भगवान की एग्जिस्टेंस पे वो सवाल उठाना शुरू कर देते। वो सब, देखिए वही बात है कि वो सब, मैंने अगर कॉमर्स को पढ़ा ही नहीं तो मैं उस पर कॉमर्स में के बारे में या इनके ऊपर कोई वो करने का मुझे हक ही नहीं है। कि मैं उसके ऊपर कोई आर्ग्यू करूं, बहस करूं। तो वही है साइंस और इसका, जबकि ये 2019 के आसपास कब की बात है एग्जैक्टली, ये बोल रहा हूँ, गुरुदेव राव सर ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर से प्रूव किया था कि जब वो किया गया था कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए साइंस, तो उनके पहले आर्गुमेंट पे ही धरा रह गया था, एंड इट वाज प्रूव कि इट्स ए साइंस। जब आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं तो आप कैसे कह सकते हो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए साइंस? सर हमने जितनी भी बात करी अभी, जैसे लास्ट बिजनेस से रिलेटेड, एक लास्ट एपिसोड में भी काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा था कि जो विदेश जाके धन कमाने का योग है, वो भी कुंडली में बहुत क्लियरली मेंशन होता है।
हाँ देखिए, कोई विदेश जाके धन कमाएगा, वहां सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या धन कमाकर वापस आ जाएगा, इसे जाने के भी कुछ योग होते हैं कुंडली में। अब विदेश जाना है तो 4th हाउस का एफ्लिक्ट होना जरूरी होता है। चौथा घर अशुभ प्रभाव में होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, एक ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है मेरे पास। इसमें जो ये कुंडली है, ये किसी मतलब बच्चे की है? ये अभी 4-5 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से। कोरोना से शायद साल भर पहले की बात होगी। मेरे दोस्त हैं, उनका रात को फोन आया कि भाई आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने कहा 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, समय थोड़ी है बात करने का। कह रहे नहीं बहुत अर्जेंट है, बेटे ने बहुत परेशान कर रखा है, वो कई दिन हुए थे। तो मैंने कहा चलो बात करेंगे। सुबह क्या हुआ, कहने लगे वो फॉरेन जाना चाहता है। हाँ, तो फॉरेन जाके वो कह रहा है मैं, मेरे दोस्त विदेश में कमा रहे हैं तो मैं भी यूएस जाना चाहता हूँ। और कह रहे हैं हमारे पास तो जो पैसा वैसा रखा हुआ था, हम भेजना चाहते थे, पहले नहीं जा पाया, हमने मकान वगैरह ले लिया। तो कह रहे हैं क्या करें, जा पाएगा नहीं जा पाएगा। तो मैंने कहा कल बात करेंगे यार आराम से बैठ के। ये भी सर बहुत बड़ा सवाल है। अगले दिन सुबह मैं अभी पूजा वगैरह कर रहा था, 1-2 बार फोन की घंटी बजी, मैंने फोन नहीं उठाया। जब पूजा वगैरह करके उठे तो देखा उन्हीं की 2-3 कॉल आ गई थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करके बैठा मैं, तो देखा उस बच्चे की 1982 का बर्थ है उसका। तो उसकी स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है। उसका 4th लॉर्ड सैटर्न 12th हाउस में, 10th लॉर्ड सन के साथ और 12th लॉर्ड वीनस के साथ बैठा है। तो देख के फिर मैंने उन्हें जब देखा थोड़ा सा, मैंने कहा पहले मैं देख लूं कि हो भी पाएगा, नहीं कभी उनका दिल टूटेगा। तो मैंने देखा कुंडली में और फिर मैंने फ़ोन मिलाया। मैंने कहा भाई शनि की दशा शुरू होने वाली है इनके अक्टूबर में, बच्चे की मई जून के आसपास समय था। कह रहा है वो तो वीज़ा वगैरह लगवाने के लिए जा रहा है। वो टाइम ले लिया उसने। मैंने कहा मुझे नहीं पता, कुंडली में दिखाई देता वो अक्टूबर के आसपास जा पाएगा जब शनि की दशा आएगी। ये तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा आप देखो। पर हाँ उसके बाद ये विदेश जाएगा और धन कमाएगा। 12th हाउस में शनि उच्च का होके बैठा है 10th लॉर्ड सूर्य के साथ। सूर्य यहाँ पे नीच का है, लेकिन नीच भंग राजयोग में है शनि के साथ। तो मैंने कहा पैसा तो विदेश में कमाएगा। फिर मैंने दशमांश कुंडली देखी, दशमांश में भी देखा मैंने 7th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है 10th लॉर्ड के साथ, मंगल के साथ। तो मैंने कहा आप देखो भी पहले जा रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, आप कह रहे हो। फिर उनका 1-1.5 महीने बाद फ़ोन आया कि यार वो उसका वीज़ा नहीं लग पाया, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया। अच्छा, नहीं जा पाया? नहीं जा पाया, वीज़ा नहीं लग हुआ। मैंने कहा जब तुम्हें कह रहा हूँ मैं यार तुम थोड़ा सा रुको, अभी इंतज़ार करो। होते होते सितंबर एंड में उसका वीज़ा लगा और अक्टूबर में चला गया। करते करते शनि की दशा थी, अमूमन बहुत अच्छा फल नहीं देती है उसमें। वो 1-1.5-2 साल में उनका फ़ोन आया कि वो तो बहुत बेचैन होगा, कह रहा मैं वापस आऊँगा, वापस आना चाहता हूँ मैं। अरे मैंने कहा थोड़ा तो रुको यार, अच्छा कुछ तो समय दो उसे। समय निकाल लो, ये 1-1.5 साल का अच्छा हो जाएगा। कह रहे नहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने कहा मेरे कहने से मान जाओ, उसे रोक लो वहाँ पे, किसी भी तरह का बेटा कह दो रुक जा, धन कमाए। शनि में शनि की दशा खत्म हुई, शनि में बुध की दशा आई, प्रमोशन भी हुई। 11th लॉर्ड बुध भी बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, उच्च का होके बैठा है। शनि में बुध की दशा आई, उसे उसी कंपनी में बना दिया गया वाइस प्रेसिडेंट या समथिंग, कुछ ऐसे बना दिया गया। बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है वो। अब वहीं सेटल है? वहीं सेटल हो गया वो। आपको तो बहुत वो करता होगा कि अच्छा किया उन्हें रोक लिया। वो फिर वो उसे बताया तब कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू करो भाई। तो अब वो आए दिन फोन पे पूछता कि अब मैं क्या करूं। मैंने कहा ये होती है रेमेडी, ये नहीं कि महीने बदल रहे हैं तो उसके हिसाब से तुम अपने कपड़े बदलोगे। इसे उसको ओनर कैसे बना? हाँ देखिए सूर्य नीच का है, चाहे नीच भंग में है, कहीं तो कुछ कमी आई गई थोड़ा। तो उसमें नीच भंग राजयोग में पहले शब्द आता है नीच का, तो कहीं थोड़ी सी एक फिजिकल वीकनेस आई जाती है। नहीं सर, मैं जो आपने अभी बताया ना, ये मेरे एक नॉन के साथ हो चुका है। वो ऑकलैंड गया था, तो ऑकलैंड में जाने के बाद 2-3 साल उसके साथ बहुत इश्यूज हुए
और वो छोड़ छाड़ के आ गया वापस। 3 साल डिप्रेशन में रहा और जो करके आया था वो खत्म हो गया, कुछ नया ही अब मार्केटिंग करी। तो मे बी अगर कोई गाइड करने वाला आप जैसा मिल जाए कि भाई रुको वक्त बदलने वाला है, तो हाँ बस यही एक काम करती है। वो तो छोड़ के, अब वही बात है, वो कह रहा था मैं छोड़ के आ रहा हूँ, आप पाता नहीं है, पाता ही करवाता है। उसे थोड़ा घर वालों ने ढांढस बताया, सब कुछ आके रुक जा भाई, समय अच्छा रहा है तेरा, अच्छा होगा, बहुत खुश है वो अपना। हाँ, और उसी का कोई एक दोस्त था जिसकी मैंने बात बताई, वो वहीं रुक गया। उसने बोला कि मैं यहाँ कहीं छोटी मोटी जॉब करता हूँ पर मैं जाऊँगा नहीं वापस। 1-1.5 साल बाद वक्त पलट गया, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, वो वापस फ्लो में आ गया। अब वो किसी बड़े 5 स्टार होटल में मैनेजर है। अब वो उसका सवाल, अब नया सवाल आया एक और, क्या? अब मैं क्या यहाँ प्रॉपर्टी ले पाऊंगा? मैंने बताया चौथे घर में राहु केतु एक्सिस में था उसका। अच्छा। उसकी केतु की दशा अभी शुरू हुई है। अच्छा, तो दिख रहा है मांस कुंडली में केतु चौथे घर में, चतुर्थांश में केतु चौथे घर में बैठा है मंगल के साथ। और इस समय शनि उसके चौथे घर में ट्रांजिट कर रहा है। अभी अक्टूबर के बाद जुपिटर भी इसमें कर्क राशि में कैंसर में आएगा, तो केतु की दशा है। केतु 4th हाउस में को देख रहा है, राहु केतु एक्सिस में है, तो सैटर्न और जुपिटर का डबल ट्रांजिट भी हो जाएगा। तो इसका मतलब तो इस दशा में वो खरीद पाएगा मकान और प्रॉपर्टी भी अपनी विदेश में ले पाएगा। अच्छा, और वो मंथ भी आपने बता दिया उसको कि अराउंड इसके बाद समय आएगा, मंथ मैंने नहीं बताया, मैंने कहा अक्टूबर के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि जब चौथे घर पर डबल ट्रांजिट होगा शनि का और जुपिटर का, तब वो प्रॉमिस करेगा कि इस हाउस से रिलेटेड कार्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सर आई थिंक इस गुड नोट के साथ मैं आपको एक बार दोबारा थैंक यू बोलता हूँ कि आप आए, दोबारा मिले, और आपने बहुत जितनी भी बातें आप बताते हो, मेरे को व्यूअर्स के कमेंट्स बोलते हैं, मैं तो कौन होता हूँ बोलने वाला, पर एक भी उसके अंदर ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं है। और मोर देन आई थिंक 400 कमेंट्स हैं, तो सबने बहुत अच्छा बोला। बिफोर एंडिंग द एपिसोड अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज़ मैं चाहूँगा आप एक बार बोलिए कि वक्त जो भी चल रहा है उसको थोड़ा डरे नहीं, घबराए नहीं, भगवान का नाम लेते रहें। प्लीज़ आप बोलना चाहते तो। नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा 2025 बहुत अच्छा नहीं है, 2026 का भी थोड़ा 1-2 महीने हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं है। अच्छा। तो जितना हो सके अपना, जब भी ये शनि का गोचर वगैरह खराब होता है तो थोड़ा सा पाठ अपना बढ़ा दीजिए, ड्यूरेशन ऑफ पाठ, पूजा पाठ का थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। अभी आपने बातों बातों में बोला 2026 भी अच्छा नहीं है? नहीं, 2-1 महीने शुरू के हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं है। जैन फेब टाइप? जैन फेब अच्छी, पर वैसे 2026 शांत है? शांत है वो थोड़ा, क्योंकि हमारी मंगल की अंतरदशा रही है भारतवर्ष की। मोदी जी की प्रधानमंत्री हैं तो इन्हीं को कहेंगे। हाँ, इनकी भी दशा बहुत अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे लोगों के लिए भी बहुत नहीं है। तो थोड़ा सा अपना जब तक बढ़ा दें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें आप। ठीक है सर, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।